हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैक नर्सिंग एकेडमी। तो हम पढ़ रहे हैं रिसर्च, और रिसर्च में अब हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 2। ठीक है, तो बच्चों यूनिट नंबर फर्स्ट हम पहले पढ़ चुके हैं, आप जाके वीडियो चेकआउट कर सकते हो। और पढ़ने का सही तरीका मैंने आपको बता रखा है कि सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करें, नोट्स उतारें और उसके बाद में वीडियो कंटिन्यू करें। ठीक है, तो अब हमारा आज का रहेगा यूनिट नंबर 2। क्या रहेगा? यूनिट नंबर 2, और सब्जेक्ट है हमारा क्या? रिसर्च। ठीक है, और यूनिट का नाम है हमारे पास रिसर्च प्रोसेस। आर प्रोसेस का मतलब क्या है बच्चों? रिसर्च प्रोसेस। ठीक है, तो इसमें पिछली यूनिट की तरह डेफिनेशन, इंट्रो, टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स वैसे पॉइंट्स नहीं रहेंगे। इसमें केवल एक ही पॉइंट रहेगा, मेजर पॉइंट, और जिसका नाम है द फेजेज एंड स्टेजेस ऑफ द रिसर्च प्रोसेस। फेजेज एंड स्टेजेस एक ही बात है, फेजेस बोलो या स्टेजेस बोलो। इसी पे बेस्ड पूरी यूनिट चलेगी शुरू से एंड तक, कि किस प्रकार रिसर्च की प्रोसेस कंडक्ट होती है, स्टार्ट होती है, किस प्रकार प्रोग्रेस करती हुई एंड होता है रिसर्च प्रोसेस का। यानी कोई भी व्यक्ति है रिसर्च कर रहा है, और यदि वह रिसर्च कर रहा है तो शुरुआत कहाँ से करेगा, कौन से स्टेप लेगा, फिर उसके बाद फिनिश कहाँ करेगा। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले आप नोट्स उतारें, और नोट्स उतारने के बाद फिर एक्सप्लेनेशन सुने। ठीक है, तो रिसर्च, इसके अंदर एक ही मेजर पॉइंट है, फेजेज एंड स्टेजेस ऑफ द रिसर्च प्रोसेस। तो ऐसे कैसे आप इसको उतारें? इसमें लिखा हुआ है द फेजेज एंड स्टेजेस इन द रिसर्च प्रोजेक्ट गिव्स ओवरव्यू ऑफ द रिसर्च प्रोसेस। जो फेज होती है रिसर्च प्रोसेस के अंदर, जो भी फेजेज होती है, जो स्टेजेस होती है, स्टेजेस बोले तो लेवल। जो किसी भी काम को हम यदि स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो उसको बोलते हैं फेजेज या लेवल। ठीक है, तो किसी काम को हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो फेजेज और स्टेजेज जो है इस रिसर्च प्रोसेस को, यानी कि फेजेज जो है रिसर्च प्रोसेस को क्या देती है? रिसर्च प्रोजेक्ट को क्या देती है? ओवरव्यू। ओवरव्यू कि यह काम किस प्रकार पूरा होगा, कितने समय में पूरा होगा, और इस काम की प्रक्रिया क्या होगी। जैसे होता है ना ओवरव्यू, नक्शा, किसी मकान का एक नक्शा होता है, वो एक ओवरव्यू होता है उस मकान के लिए। ठीक है, तो वो क्या देता है? ओवरव्यू देते हैं। ठीक है, देयर आर 5 बेसिक फेजेज इन्वॉल्व इन द रिसर्च प्रोसेस। रिसर्च प्रोसेस में 5 बेसिक फेज हैं, जिसमें नंबर 1 है असेसमेंट फेज, नंबर 2 है डायग्नोसिस फेज, नंबर 3 है प्लानिंग फेज, नंबर 4 है इम्प्लीमेंटेशन फेज, और नंबर 5 है इवेल्युएशन फेज। ठीक है बच्चों, तो ये 5 फेजेज इसमें पढ़ेंगे, और इसी पे पूरी यूनिट बेस्ड है। यूनिट नंबर 2 रिसर्च। यूनिट नंबर 2 रिसर्च में रिसर्च प्रोसेस। तो आपको क्या लिखना है? आपकी जो नोटबुक रहेगी वो रिसर्च की रहेगी, और आपको डालना है यूनिट नंबर 2, और यूनिट नंबर 2 का नाम रखना है, क्या रखा है? रिसर्च प्रोसेस। ठीक है, 5 फेजेज है, 5 फेजेज के नाम लिखने हैं। ठीक है, और अब एक एक करके हम स्टेप बाय स्टेप इनकी स्टडी करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आगे देखते हैं। हाँ, तो बच्चों हम आगे बात करते हैं असेसमेंट फेज के बारे में। अभी मैंने आपको बताया रिसर्च प्रोसेस के अंदर टोटल 5 फेज है, और उन 5 फेजेस के अंदर नंबर 1 जो फेज है वो असेसमेंट फेज है। और असेसमेंट फेज के अंदर रिसर्च में क्या क्या चीज़ें कंडक्ट की जाती है, या फिर यूँ बोलो असेसमेंट फेज में कौन कौन से सब पॉइंट्स हैं। जिसमें पहला पॉइंट है आइडेंटिफाइंग द रिसर्च प्रॉब्लम या टॉपिक, दूसरा है फॉर्मुलेटिंग द रिसर्च प्रपोजल, तीसरा है रिव्यू द लिटरेचर कंसर्न, और चौथा है डिफाइनिंग द कॉन्सेप्ट एंड वेरिएबल्स। तो अब आपको ये नोट कैसे करना है? सबसे पहले तो आपको ऊपर हेडिंग लिखनी है, जो 5 फेजेज है उसके बारे में हेडिंग लिखने के बाद 5 फेजेस के नाम आपको लिखने हैं। 5 फेजेस के नाम लिखने के बाद नंबर 1 फेज डालना है, असेसमेंट फेज। ठीक है, नंबर 1 फेज के अंदर आपको ऐसे पॉइंट बनाने हैं। इस फेज के अंदर का मेरे पास तो बोर्ड है इसलिए एडजस्ट हो जाता है, आप नोटबुक में लिखोगे तो आपको कैसे लिखना है, इसके नीचे आपको इसको नोट करना है। फिर उसके बाद में नंबर 1 के अंदर ए पॉइंट, ए के अंदर मिनी पॉइंट्स, मिनी यानी सब पॉइंट्स। ठीक है, तो पहला हेडिंग डाल लेना आइडेंटिफाइंग द रिसर्च प्रॉब्लम या टॉपिक।
ठीक है। तो आइडेंटिफाइंग द रिसर्च प्रॉब्लम या टॉपिक के अंदर क्या किया जाता है, देखो, ए गुड रिसर्च हैव ए गुड क्वेश्चन टॉपिक फॉर ए रिसर्च एरिया। किसी भी जगह पे रिसर्च करने के लिए या किसी भी टॉपिक कुछ भी रिसर्च करने के लिए हमारे पास एक प्रॉब्लम या टॉपिक होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देखो, कोई टॉपिक या प्रॉब्लम ही नहीं होगी तो रिसर्च की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके बताता हूँ। एक व्यक्ति है, ठीक है, ये पर्सन है, पी का मतलब पर्सन है, और ये अपने काम पे जाता है। ये कहाँ जाता है? अपने काम पे जाता है, ठीक है। तो ये अपने काम पे जाता है और आ जाता है, जाता है और आता है। एक दिन इसको क्या मिलता है? रास्ता बंद मिलता है। क्या मिलता है? रास्ता इसको बंद मिलता है। तो ये नया रास्ता ढूंढने की इसको आवश्यकता पड़ती है, नया रास्ता ढूंढने की, यानी कि कुछ नया करने की आवश्यकता इसको पड़ती है, ठीक है। क्यों पड़ी? क्योंकि बीच में क्या आई? प्रॉब्लम। तो हम ये समझ पाए इससे कि यदि कोई प्रॉब्लम होगी तो रिसर्च की आवश्यकता पड़ेगी, पहली बात। अब जरूरी नहीं है ऐसा कि केवल प्रॉब्लम हो तभी रिसर्च की आवश्यकता हो। पुरानी नॉलेज को अपडेट करने के लिए भी रिसर्च की जाती है, नई नई चीज़ें और नई नई जानकारी खोजने के लिए भी रिसर्च की जाती है, ठीक है। एक बेसिक बात है कि प्रॉब्लम है तो रिसर्च होगी, ठीक है। तो गुड रिसर्च हम तब बोलेंगे जब रिसर्च के पास एक अच्छा क्वेश्चन टॉपिक हो, ठीक है। रिसर्च एरिया, किसी भी एरिया में रिसर्च करने के लिए एक अच्छा क्वेश्चन टॉपिक होना चाहिए। दूसरा हम बात करें, इन मेनी केसेस द प्रॉब्लम नीड्स सॉल्विंग विल प्रेजेंट एन इमीडिएट टॉपिक फॉर स्टडी। कई केसेस में क्या होता है, यानी कि कई सिचुएशन में ऐसा होता है कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने की आवश्यकता इमीडिएट होती है। कभी कभार क्या हो जाता है, जैसे अभी कोरोना डिजीज़ आई, तो कोरोना डिजीज़ के अंदर क्या हुआ, इमीडिएट सॉल्यूशन की क्या इसको आवश्यकता थी, इसलिए क्या करनी पड़ी? अर्जेंट में रिसर्च करनी पड़ी। तो ऐसा ये बोल रहा है, ठीक है। नंबर 3 की हम बात करें, गुड रिसर्च रिपोर्ट स्टार्ट विद द जनरल इंपॉर्टेंस एंड द स्पेसिफिक प्रॉब्लम स्टेट। एंड विद, इसमें थोड़ा सा आप ऐड करना, एंड विद स्पेसिफिक, END लिख के, एंड विद स्पेसिफिक प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ठीक है। और ठीक है, दोबारा से हम इसको पढ़ते हैं। गुड रिसर्च रिपोर्ट स्टार्ट विद द जनरल इंपॉर्टेंस और एंड विद द स्पेसिफिक प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ठीक है। देखो, कोई प्रॉब्लम है और क्या हो रही है? रिसर्च हो रही है, ठीक है। तो इसकी शुरुआत किससे होगी? जनरल से, मतलब सामान्यतः इसकी शुरुआत की जाएगी जैसे नॉर्मली सभी रिसर्च की शुरुआत होती है, ठीक है। लेकिन जब इसका रिजल्ट आएगा तो वो रिजल्ट क्या होगा? स्पेसिफिक। कॉमन सी बात है कि प्रॉब्लम यदि अलग है तो उसका रिजल्ट अलग होगा, यानी कि एक विशेष होगा, स्पेसिफिक होगा। लेकिन जो रिसर्च की शुरुआत होगी वो जनरल से होगी, जैसे सभी रिसर्च की शुरुआत होती है, ठीक है। तो गुड रिसर्च रिपोर्ट स्टार्ट विद द जनरल इंपॉर्टेंस और एंड विद स्पेसिफिक प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ठीक है। आगे हम बात करें, द टॉपिक कन्वर्टेड इनटू प्रॉब्लम स्टेटमेंट। बाद में क्या कर दिया जाता है, कोई भी टॉपिक रहेगा हमारा रिसर्च का, उसको किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा? प्रॉब्लम के अंदर। नॉर्मली मैंने कहा रिसर्च की आवश्यकता तब पड़ेगी जब कोई प्रॉब्लम होगी तो रिसर्च है, प्रॉब्लम है तो रिसर्च है, ठीक है। यदि किसी व्यक्ति ने कोई रिसर्च करने के लिए टॉपिक लिया, लेकिन धीरे धीरे वो टॉपिक किस में कन्वर्ट किया जाता है? वो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में बदला जाता है। क्यों? कारण यह है कि कलेक्टिंग द सेटिस्फैक्टरी टूल्स, यदि हम किसी टॉपिक के आधार पे काम करते हैं, जैसे किसी को बोला जाए कि आप ये काम करो, वो पूछेगा क्यों, ऐसे ही करो, तो इसमें थोड़ा दिक्कत रहेगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, एफर्ट्स उतना नहीं आएगा, टूल्स उतना नहीं आएगा, टाइमिंग का इशू रहेगा, मनी का इशू रहेगा। लेकिन हम किसी को अगर ऐसे बोले कि ये प्रॉब्लम है, इसको फटाफट सॉल्व करो, तो उसके हिसाब से टूल्स, मनी, टाइम, एफर्ट्स सब इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। इसलिए बोला गया है कि टॉपिक को कन्वर्ट कर दिया जाएगा किसमें? प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर, ताकि सेटिस्फैक्टरी टूल्स प्राप्त किए जाए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आए होंगे। आप नोट्स उतार ले यहाँ से। इसके बाद हम सेकंड की बात करेंगे, फॉर्मुलेटिंग द रिसर्च प्रपोजल। इसकी बात करते हैं। देखो एक बार, असेसमेंट फेज में सेकंड टॉपिक है हमारे पास फॉर्मुलेटिंग द रिसर्च प्रपोजल। फॉर्मुलेटिंग का मतलब तैयार करना, किसको? रिसर्च प्रपोजल। प्रपोजल का मतलब प्रस्तावना,
ठीक है, प्रपोजल का मतलब प्रस्तावना। इसमें देखो फॉर्मुलेटिंग द, देखो दो चीज़ें क्लियर करता हूँ मैं आपको। एक वर्ड होता है आइडेंटिफिकेशन, एक वर्ड होता है आइडेंटिफिकेशन या आइडेंटिफाइंग। हम जब बार बार रिसर्च में हम देखेंगे आइडेंटिफाइंग एक वर्ड, और दूसरा है फॉर्मुलेटिंग। दूसरा वर्ड क्या है हमारे पास? फॉर्मुलेटिंग। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन में तो क्या करते हैं, हम प्रॉब्लम को ढूंढते हैं, ठीक है, और फॉर्मुलेटिंग में क्या करते हैं, टॉपिक फॉर्मुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ होती है, इसीलिए दोनों वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, आइडेंटिफाइंग एंड फॉर्मुलेटिंग। ठीक है, तो फॉर्मुलेटिंग द रिसर्च प्रपोजल, रिसर्च प्रस्तावना को क्या करना, तैयार करना। द रिसर्च, आर का मतलब यहाँ पे रिसर्च है। द रिसर्च प्रपोजल इज ए रिटन समरी। रिसर्च प्रपोजल हमेशा, रिसर्च की जो प्रस्तावना होती है वो हमेशा क्या होती है, लिखित में होती है। ठीक है, और उसमें स्टेप बाय स्टेप समरी में लिखा हुआ होता है। ठीक है, आगे है व्हाट द इन्वेस्टिगेटर टू डू। उसमें लिखा होता है कि इन्वेस्टिगेटर क्या करेगा और कैसे करेगा। जो रिसर्च की जो प्रस्तावना या प्रपोजल होता है उसमें ये लिखा होता है कि इन्वेस्टिगेटर जो होगा वो क्या करेगा और किस प्रकार से कंडक्ट करेगा। सेकंड की हम बात करें, द प्रपोजल इज ऑब्टेन इन रिटन फॉर द अप्रूवल ऑफ द कमिटी। जो प्रस्तावना होती है रिसर्च की वो ऑब्टेन यानी प्राप्त की जाती है रिटन के अंदर। कौन प्राप्त करता है, कमिटी। देखो मैं यदि रिसर्च कर रहा हूँ तो मैं एक रिपोर्ट बनाऊंगा लिखित में, उसमें ये लिखा रहेगा कि मेरी प्रॉब्लम या टॉपिक ये है, मैं इस काम को ऐसे ऐसे कंडक्ट करूंगा, इस जगह से डेटा लूंगा और इस प्रकार इसका रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उसमें लिखी होती है। तो ऑब्टेन लिखित में प्राप्त किया जाएगा कमेटी के द्वारा। क्यों, कमेटी क्या करेगी, कोई भी गवर्नमेंट संस्था जिसकी तरफ से व्यक्ति रिसर्च कर रहा है उसके द्वारा क्या लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करें द प्रपोजल बिगिन विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। प्रस्तावना हमेशा की शुरुआत कैसे होगी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम के आइडेंटिफिकेशन से होगी। एंड मूव, आगे बढ़ेगी स्टेप बाय स्टेप थ्रू ऑल एलिमिनेशन, जो भी चीज़ें निकालनी होगी। देखो कोई भी काम हम करते हैं या किसी भी चीज़ की सफाई करते हैं उसमें खराब चीज़ें हम निकाल देते हैं, अच्छी चीज़ें हम रख लेते हैं। तो ये प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेगी, क्या चीज़ें इसमें एलिमिनेट करने के बाद में, और कहाँ तक जाएगी ये, प्लानिंग फेज तक। कहाँ तक जाएगी, प्लानिंग फेज। तो हम ये समझते हैं कि जो रिसर्च प्रपोजल की शुरुआत आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम से होगी, उसके बाद तीर का निशान लगा के आपको लिखना है प्लानिंग फेज तक ये जाएगी। ठीक है, आगे हम बात करें, इट मे बी री रिटन मैनी टाइम्स फॉर इट्स रिफाइनमेंट। इट में भी, इससे पहले मैं एक बात बता दूं आपको कि ये प्लानिंग फेज तक ही क्यों जा रही है, इवेल्युएशन फेज तक क्यों नहीं जा रही। बिकॉज कोई भी चीज़ की जो प्रपोजल होता है वो प्लानिंग फेज तक ही जाता है, उसके बाद तो उसको कंडक्ट किया जाता है। इंप्लीमेंट मतलब हमने क्या कर लिया, जो भी योजना हमने बनाई है उसको हमने कंडक्ट कर लिया, वो प्रैक्टिकल में आ गया। ठीक है, आगे देखो, इट में बी री रिटन मैनी टाइम्स फॉर रिफाइनमेंट, इसको बार बार लिखा जाता है। ठीक है, ताकि क्या किया जा सके, रिफाइनमेंट किया जा सके, शुद्धिकरण के लिए। उसके बाद द फाइनल राइटिंग इज यूजुअली डन आफ्टर द पिलोट स्टडी। जब उस प्रपोजल के आधार पे एक छोटा ट्रायल लिया जाएगा, मैं पिछली क्लास में आपको बता चुका हूँ कि पिलोट स्टडी क्या होती है। पिलोट स्टडी एक स्टडी ट्रायल होता है जिसके अंदर ये पता लगाया जाता है कि इस स्टडी में हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, कितना समय लगेगा और किस प्रकार ये सक्सेसफुल होगी कि नहीं होगी। ठीक है, तो एक स्टडी ट्रायल है, मिनी ट्रायल जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद ही फाइनल राइटिंग लिखी जाएगी, किसकी, प्रपोजल की। ठीक है, अब हमारा तीसरा पॉइंट, असेसमेंट फेज में तीसरा जो टॉपिक है वो है रिव्यू द लिटरेचर कंसर्न। ठीक है, हाँ तो बच्चों असेसमेंट फेज में नंबर 3 है हमारे पास रिव्यू द लिटरेचर कंसर्न। रिव्यू द लिटरेचर के बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। अगर नहीं पता तो पिछले वीडियो जाकर देखो, पिछली क्लास में आपको पता चल जाएगा। थोड़ा सा बता देता हूँ। रिव्यू ऑफ लिटरेचर का मतलब, रिव्यू का मतलब पुनः देखना, लिटरेचर का मतलब डेटा। यहाँ पे हम क्या समझेंगे, डेटा। वैसे हिंदी में जाओगे तो इसका मतलब साहित्य वगैरह कुछ होगा। ठीक है, जैसे मान लो कोई भी चीज़ है,
अब जैसे मान लो ये मार्कर है, इसके बारे में कोई भी जानकारी यदि कहीं पे भी लिखी हुई है, अगर मैं जाकर इसको पढ़ता हूँ या देखता हूँ तो उसको बोलते हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर। तो यहाँ पर रिव्यू ऑफ लिटरेचर हम करेंगे नहीं, यहाँ पर सिर्फ हम कंसर्न करेंगे। कंसर्न का मतलब होता है बातचीत या जानना, बातचीत या जानना, ठीक है। तो सिर्फ कंसर्न करेंगे किसके बारे में, लिटरेचर के बारे में, ठीक है। देखो रिव्यू द लिटरेचर कंसर्न, सॉरी यहाँ पे आएगा कंसर्न, क्या आएगा बच्चों, कंसर्न। जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर हम करने वाले हैं, नेक्स्ट पेज के अंदर हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर करेंगे, उसके लिए कंसर्न अभी से करते हैं असेसमेंट फेज में। तो इसमें क्या क्या करेंगे, देखो इन विच मेक ए हाइपोथेसिस अबाउट रिव्यू द लिटरेचर, हम यहाँ करेंगे मेक ए हाइपोथेसिस, एक परिकल्पना जिसको हम बोलते हैं पूर्वानुमान। हम एक पूर्वानुमान लगा के देखेंगे कि मेरा टॉपिक इस विषय पे मैं रिसर्च करने जा रहा हूँ, या मेरा टॉपिक ये है रिसर्च का, तो मैं जब रिसर्च करने जाऊंगा तो इससे रिलेटेड जानकारी ऑलरेडी मुझे कहाँ कहाँ से प्राप्त हो सकती है, ठीक है, या इससे रिलेटेड जानकारी पहले से कहाँ पर होगी और मैं कहाँ से इसको प्राप्त कर सकता हूँ। तो क्या करेंगे, हाइपोथेसिस, ये हम पूर्वानुमान करेंगे या रिसर्च करने वाला। आगे देखो, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड हाउ टू कंडक्ट रिव्यू ऑफ लिटरेचर, ये किस में मदद करेगा, ये रिव्यू ऑफ लिटरेचर कंसर्न इस बात में मदद करेगा, हेल्प करेगा समझने में, किसको समझने में, कि हाउ टू कंडक्ट रिव्यू ऑफ लिटरेचर, कि हम लिटरेचर रिव्यू को कंडक्ट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। जैसे रिव्यू ऑफ लिटरेचर करने के लिए बुक्स है, मैगजीन्स हैं, डायरीज हैं, ठीक है, उसके अलावा कोई नोट्स हैं, कोई वीडियो है, इंटरनेट है, यहाँ से जानकारी हम प्राप्त करते हैं। तो इससे हमें ये पता चलेगा कि सही इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलेगी और कम समय में रिव्यू ऑफ लिटरेचर हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें हेल्प मिल जाएगी। इसके बाद इट प्रोवाइड्स ए डायरेक्शन टू मेक ए स्टडी एडजस्टमेंट, ये क्या प्रोवाइड कराता है, डायरेक्शन, किसको, स्टडी को एडजस्ट करने में। स्टडी को एडजस्ट करने के लिए इससे हमें क्या मिल जाएगी, डायरेक्शन मिल जाएगी। कब, जब हम क्या करेंगे, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, वो हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, यहाँ पे हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर नहीं कर रहे, ठीक है। तो स्टडी को एडजस्ट करने में मदद मिल जाएगी। आगे हम देखते हैं असेसमेंट फेज में डी है डिफाइनिंग द कॉन्सेप्ट एंड वेरिएबल। कॉन्सेप्ट एंड वेरिएबल्स को क्या करना है, पहले ही डिफाइन कर लेना है। तो डिफाइनिंग द कॉन्सेप्ट एंड वेरिएबल में हमारे पास नंबर 1 है, एनी इन्वेस्टिगेशन मस्ट बी डिफाइन ईच कॉन्सेप्ट। कोई भी इन्वेस्टिगेशन यदि कोई व्यक्ति करने जा रहा है तो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाएगा। कोई भी टीचर यदि पढ़ा रहा है तो कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाएगा। कोई भी व्यक्ति कोई काम करने जा रहा है, एक मजदूर मजदूरी करने जा रहा है तो भी अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाएगा। तो एनी इन्वेस्टिगेशन मस्ट बी डिफाइन ईच कॉन्सेप्ट, सारे कॉन्सेप्ट अर्ली इन द स्टडी, स्टडी से पहले ही सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है कि कैसे कैसे मुझे ये कार्य करना है। बिकॉज, क्योंकि इट टेल्स, ये बताएगी, ये टेल्स ये बताती है व्हाट टू बी ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व करना है। कॉन्सेप्ट हमें बताएगा, जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो ये हमें पता चल जाएगा कि क्या हमें ऑब्जर्व करना है। उसके बाद में देखो, डिफाइन ऑल वेरिएबल्स विच आर अफेक्ट द स्टडी, ऐसे वेरिएबल्स का पता लगाना। देखो वेरिएबल्स क्या चीज़ होती है, ये किसी भी परिस्थिति को बदलने की कोशिश करते हैं, गुणों और कैरेक्टर्स को बदलने की कोशिश करते हैं वेरिएबल्स, ठीक है। वेरिएबल्स का हमारे पास आगे शॉर्ट नोट्स है हमारी रिसर्च में, तो वहाँ हम डिटेल में देखेंगे। तो हम उन वेरिएबल्स का पता लगाएंगे जो हमारी स्टडी को प्रभावित करेंगे, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ कहाँ कौन कौन से हो सकते हैं वो काम किया जा रहा है। असेसमेंट फेज में असेस किया जा रहा है कि ये वेरिएबल्स है, मैं ऐसा काम करूँगा, ये मेरी स्टडी को प्रभावित करेगा और मेरी स्टडी स्टॉप हो जाएगी। आगे, नीड टू सेंट्रलाइज ऑल एक्सटर्नियस वेरिएबल्स। वेरिएबल्स देखो, एक तो हमारे स्टाफ के मेंबर हैं, ठीक है, हमारे स्टडी का पार्ट है, हमारा सब्जेक्ट है, वो भी एक प्रकार से वेरिएबल्स ही है, लेकिन वो हमारी स्टडी को आगे बढ़ाने में हेल्प कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो हमारी स्टडी को रोकने की या एरर लाने की कोशिश करते हैं, तो उन वेरिएबल्स को क्या करना होता है, कंट्रोल करना होता है। तो ऐसे जो उन वेरिएबल्स को एक तो एक्सटर्नियस वेरिएबल्स बोलते हैं, और उनको क्या करना होता है, सेंट्रलाइज करना होता है, सेंट्रलाइज करना होता है। जैसे मान लो कोई बड़ा व्यक्ति सामने से जा रहा है तो भीड़ होती है, उसको सेंट्रलाइज करना होता है ना साइड में, वैसे, जिससे क्या हो, स्टडी कंडक्ट हो जाए, वो व्यक्ति आराम से निकल जाए, ठीक है। तो ये काम किए जाते हैं। तो
मैं एक बार आपको फिर से रिवाइज करा दूं, हम पढ़ रहे हैं रिसर्च में यूनिट नंबर 2 रिसर्च प्रोसेस, ठीक है। और रिसर्च प्रोसेस में रिसर्च की जो फेजेज हैं वो 5 फेजेज हैं, उनमें से फर्स्ट फेज असेसमेंट फेज हमने आज इसी क्लास में पढ़ी, ठीक है। तो पढ़ने का तरीका सिंपल है, वीडियो को पॉज करें, नोट्स उतारें, पहले सारे नोट्स उतार लें, फिर उसके बाद स्टार्ट से एंड तक वीडियो देखें, ठीक है। तो आई होप आपको ये फेज समझ में आई होगी, और कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट्स करें, आपको जवाब दिया जाएगा, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू, बाय, ठीक है।